नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम सुनाएंगे आपको रामाशीष कोइरी उर्फ दादा, रोहतास के दस्यु सम्राट मोहन बिंद का उत्तराधिकारी, अपने जमाने का सबसे खूंखार डकैत, उसके सफाये की कहानी और खात्मे पर उठे सवाल। तो रामाशीष कोइरी की कहानी, जब खात्मे की कहानी की ओर हम बढ़ते हैं तो तारीख है 8 जुलाई 1987। देखिए, इसके पहले छांगू दुसाद मारा जा चुका था। तो 8 जुलाई 1987 को रामाशीष कोइरी उर्फ दादा का अंत हुआ। दावा यह किया गया कि पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया और इसके साथ इसके जो दूसरे सहयोगी थे 3 और डकैत, बड़े डकैत, त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला, ये जो तीनों थे, इनका मुख्य धंधा डकैती डालना था। ये भी मारे गए थे और जो मुठभेड़ की जगह बताई गई वह जगह थी नासरीगंज के मौना गांव से तुर्कबलिया के रास्ते में। तो बड़ा सवाल यह पैदा होने लगा कि रामाशीष कोइरी उर्फ दादा, जो कैमूर की पहाड़ी श्रृंखला का बेताज बादशाह था, और जो पहाड़ी श्रृंखला थी, जो पहाड़ थे, उस पर गिरोहों ने अपने अपने प्रभाव वाले इलाके के हिसाब से क्षेत्र का बंटवारा कर लिया था। लड़ रहे थे लेकिन यहां बंटवारा था, चाहे वह छांगू दुसाद हो जो अब मारा गया था, चाहे वह राम बचन यादव हो, चाहे त्रिवेणी कहार हो, चाहे दमरी खरबार हो। तो सवाल यह पैदा हुआ कि यह नीचे क्यों आया समतल इलाके में? क्या इसे मौत बुला रही थी या किसी साजिश का शिकार हो गया? कुछ खबरें तो यह कहती है कि पुलिस ने जो मुठभेड़ की कहानी कही वह सही नहीं थी और जो मुठभेड़ की जगह थी वह भी इसे सही होने की गवाही नहीं दे रही थी। आज अखबार की रिपोर्ट भी कहती है कि दादा को किसने मारा, पुलिस ने या उसके साथियों ने। मतलब यह चर्चा भी चली कि रामाशीष कोइरी उर्फ दादा और इसके 3 साथी त्रिवेणी कहार, गौरी कहार एवं भोला अपने ही लोगों के द्वारा मार दिए गए। पुलिस ने वाहवाही लूट ली। तो देखिए, यह बहस इसलिए भी लाजमी थी कि जो पहाड़ी था कैमूर का, उस पर जो गुफाएं थी इस गिरोह के, वह बेहद ही सुरक्षित थे और यहां साम्राज्य था इसका। पुलिस यहां कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। कई बार मुठभेड़ हुई, बड़ी बड़ी मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस ही नुकसान खाकर लौटी थी। तभी तो जून 1985 में जब इसने मोहन बिंद की हत्या के बाद गिरोह की कमान संभाली थी और अब जब 8 जुलाई 1987 को यह मारा जा रहा था, तब कहा गया कि इसने इस 2 वर्षों के दौरान करीब 500 हत्याएं की, कई नरसंहार किए। यादवों का तो यह सबसे बड़ा दुश्मन था। पुलिस वालों को उड़ाया, हथियार छीने। तो यह पहाड़ से नीचे क्यों आया? फिर जो पहाड़ में जहां इसका प्रभाव था वहां सड़क का अभाव था, इसलिए भी पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। ग्रामीण भी सहयोग नहीं करते थे, अब या तो डर या असहयोग, जो भी कर लीजिए। और फिर इसके पास अत्याधुनिक हथियार, तब के अत्याधुनिक हथियार। देखिए, पुलिस ने भी, बिहार सरकार ने जब फैसला किया था कि यहां स्पेशल ऑपरेशन चलेगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेगा और दस्यु गिरोहों का सफाया किया जाएगा, तब सीआरपीएफ भेजी गई थी, बीएमपी की टुकड़ियां भेजी गई थी। लेकिन इसके पहले से इस गिरोह के पास जो ताकत थी, इसके पास स्टेनगन था, एसएलआर था, राइफल्स थे ही, माउजर थे, 303 के राइफल्स भी थी और आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हैंड ग्रेनेड भी था, जो यह कई बार इस्तेमाल कर चुका था। कहा यह जाता था कि जहां यह सोता था वहां हैंड ग्रेनेड साथ में रखता था और फिर जब कभी यह कहीं अटैक करने जाता था या किसी वारदात को अंजाम देने जाता था तो वह
हथियार बोरे में लेकर चला करता था। मतलब इतने गोला बारूद साथ में होते थे। सरकार ने तब इस पर रामाशीष कोयरी उर्फ दादा पर 50,000 रुपए का इनाम जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर घोषित कर रखा था। 50,000 रुपए की राशि तब बड़ी राशि होती थी। तो रामाशीष कोयरी को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वह पहाड़ से नीचे आता और इस तरीके से मारा जाता, क्योंकि उसकी कमाई का जरिया भी, जो उसका आतंक था और उसके बूते जो आमदनी का जरिया था, वह भी पहाड़ था। बहुत ही बेरहम था, यह हमने पहले भी बताया है। तो देखिए, उस इलाके में जो गरीबी से जूझ रहे लोग होते थे, उनका जो मुख्य पेशा था या जीविकोपार्जन का जो मुख्य आधार था, वह था पशुपालन, मतलब जानवरों को पालना, गाय भैंस। और ये गाय भैंस चरने को जून से दिसंबर महीने के दौरान कैमूर पहाड़ पर जाते थे। तो ये जो रामाशीष कोयरी उर्फ दादा था और इसी के तरह अन्य गिरोह भी कैमूर पहाड़ पर पशुओं को चरने देने के लिए टैक्स वसूलते थे, मानो पहाड़ इनके बाबूजी का। और यह टैक्स नहीं देने पर हत्या हो जाती थी। तो जून से दिसंबर महीने का सीजन का टैक्स तय था। और पशुपालक जो थे, उनके पास कई ऐसे पशुपालक थे जिनके पास बड़ी संख्या में गाय और भैंस हुआ करते थे। तो टैक्स क्या था? तो टैक्स ये था कि एक सीजन में गाय के चरने को आपको 30 रुपए देने होंगे और भैंस के चरने को आपको 60 रुपए देने होंगे, क्योंकि भैंस ज्यादा चरता है। तो और जो नहीं देता था, जो विरोध करता था, वह रामाशीष कोयरी के हाथों मारा जाता था। यह नियम कैमूर में सभी गिरोहों ने अपने बारे में बना रखा था। देखिए, अब आमदनी का दूसरा जरिया क्या था? यह पहाड़ पर था, लेकिन जो फसल पैदा कर रहे थे किसान नीचे, उनसे यह टैक्स लेता था। और इसके चमचे बेलचे मुखबिर वहां होते थे, जो बताते थे कि किस किसान ने, किस ग्रामीण ने कितना फसल पैदा किया है। वजन बताते थे, कीमत बताते थे। और फिर जो टैक्स था, क्विंटल के हिसाब से, मन के हिसाब से, वह टैक्स ग्रामीण को, किसान को, रामाशीष कोयरी उर्फ दादा को देना होता था। यह टैक्स भी इनके चमचे बेलचे मुखबिर जमा करते थे, जो पहुंचाते थे। जिन्होंने देने से मना किया, उनकी हत्याएं हुई और इस कारण ही कई नरसंहार हुए थे। फिर बीड़ी पत्ता का कारोबार, जो भी इस कारोबार में था, उसे टैक्स देना होता था रामाशीष कोयरी उर्फ दादा को। लकड़ी की अवैध कटाई, फिर जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रहे थे सरकार के, दुर्गावती जलाशय योजना को लेकर, उसके लिए भी जो काम करने वाले ठेकेदार थे, उसे रामाशीष कोयरी उर्फ दादा को एक तय राशि, तय हिस्सा देना होता था। तो खैर, ये सब तो सवाल बार बार पैदा हो रहा था। और पुलिस के साथ इसकी लड़ाई भी। देखिए, आपको एक वाकया बताएं कि जब कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, रोहतास को 4 जोन में बांटा गया और हर जोन में एक तेज तर्रार डीएसपी और एएसपी तैनात किए गए। तो एक हिस्से का कमान जो है, वह बहुत ही चर्चित और खतरनाक किस्म के डीएसपी रहे दीपक वर्मा को सौंपा गया था, जो बाद में आईपीएस बनकर झारखंड में रिटायर हुए डीआईजी लेवल पर। तो दीपक वर्मा ने इस गिरोह के साथ, मतलब रामाशीष कोयरी उर्फ दादा के साथ मुठभेड़ की। और यह मुठभेड़ हुई थी 19 जनवरी 1987 को। अब तक छांगू दुसाद भी जिंदा था। तो यह मुठभेड़ जो 19 जनवरी 1987 को हुई, वह मुठभेड़ हुई थी अघौरा थाना क्षेत्र के सहीजन जंगल में। यह मुठभेड़ बहुत लंबी चली और इस मुठभेड़ में फिर से रामाशीष कोयरी उर्फ दादा तो बच गया था, लेकिन उसका राइट हैंड माना जाने वाला रामप्रीत मारा गया था। और रामप्रीत की मौत ने रामाशीष कोयरी उर्फ दादा को हिला दिया था। वह पगला गया था। उसने पुलिस से बदला लेने की कसम खा ली थी।
तो 19 जनवरी 1987 को मुठभेड़ हुई। फिर 3 दिनों के बाद मतलब 22 जनवरी 1987 को यह मारे गए रामप्रीत के गांव पहुंच गया। वह गांव था नौहट्टा थाना क्षेत्र का सोली। जब यह गांव पहुंचा, लोगों को आने की खबर मिल गई थी कि दादा आ रहा है, तो दादा के सामने पूरे गांव वाले नतमस्तक। रामप्रीत के मारे जाने का गम भी था गांव में, परिवार वाले शोकजदा थे। तो अपने को सबसे बड़ा साबित करने को इस रामाशीष कोइरी उर्फ दादा ने हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर ऐलान किया, कसम खाई रामप्रीत के परिवार वालों के सामने, और कहा कि मैं हिट लिस्ट जारी कर रहा हूं। वह नाम गिनाते गया, और जो नाम गिना रहा था उसमें डीएसपी दीपक वर्मा का भी नाम था, और साथ में अघौरा थाना के एसएचओ सचिदानंद पांडे का नाम था। उसने ऐलान किया, रामाशीष कोइरी उर्फ दादा ने ऐलान किया कि जो डीएसपी दीपक वर्मा और अघौरा थाना के एसएचओ सचिदानंद पांडे को पकड़कर उसके सामने लाएगा, वह दीपक वर्मा के बदले 1 लाख रुपया और सचिदानंद पांडे के बदले 50,000 रुपये पाएगा। समझ लीजिए कि राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की गिरफ्तारी, जिंदा या मुर्दा जो भी कह लें, 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और ये रामाशीष कोइरी अब डीएसपी दीपक वर्मा के लिए 1 लाख का इनाम घोषित कर रहा था और थानेदार के लिए 50,000 रुपये का। इसके साथ ही रामाशीष कोइरी उर्फ दादा ने ऐलान किया, मेरे पास आज अखबार की रिपोर्ट है, विष्णुकांत तब बहुत ही तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने इस बाबत लिखा कि रामाशीष कोइरी ने इस इनाम की राशि की घोषणा के साथ कहा कि मैं उन पुलिस पदाधिकारियों को दंड देना चाहता हूं जो मेरे पीछे लगे हैं, और ये दीपक वर्मा और सचिदानंद पांडे मेरे पास आ गए, मैंने पकड़ लिया तो इन्हें ऐसा मारूंगा, इनके शरीर को 80 टुकड़े करूंगा, 80 टुकड़े करूंगा, ताकि पुलिस महकमा को मालूम हो जाए कि मैं कितना क्रूर हूं और इसके बाद कोई भी मेरे पीछे न लगा रहे। तो ये रामाशीष कोइरी उर्फ दादा का ऐलान था। खैर, ऐसे ऐलान से बहादुर पुलिस वाले नहीं डरते हैं, उन्हें हौसला मिलता है, उन्हें चुनौती मिलती है। तो ऑपरेशन जारी रहा और तारीख आ गई कई महीने के बाद 8 जुलाई 1987 को। देखिए, मुठभेड़ के बारे में पहले जो पुलिस ने कहा वह हम बता देते हैं, और जो बाद में इंडिपेंडेंट सोर्सेस से जानकारी मिली वह भी बता देते हैं। तो देखिए, पुलिस का यह दावा था, जो जिले के एसपी थे, पुलिस के कप्तान थे, उनका दावा यह था कि उन्हें एक मुखबिर के माध्यम से, अब ये पहाड़ से नीचे क्यों आया और ये क्यों गया नासरीगंज के मौना गांव में, लेकिन एसपी ने नासरीगंज के थानेदार को शाम को सूचित किया 8 जुलाई 1987 को। थानेदार थे एके सिंह कि देखिए, रामाशीष कोइरी उर्फ दादा के बारे में यह खबर है कि वह मौना गांव में आकर छुपा हुआ है, आप तुरंत प्रस्थान कीजिए, अतिरिक्त पुलिस बल भेज रहा हूं, मैं भी दल बल के साथ वहां पहुंच रहा हूं, जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, इनकाउंटर भी संभव है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। तो पुलिस टीम निकल गई, एसपी भी निकल गए। तो पुलिस का दावा यह है कि जब वे मौना गांव पहुंचे और मौना गांव से तुर्कबालिया के रास्ता में 2 झोपड़ियों के भीतर, देखिए संदेह यहीं से शुरू होता है, उन्हें सुगबुगाहट मालूम हुई। मुखबिर से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह जानकारी कंफर्म होती दिखी कि यहां कुछ लोग हैं। तो झोपड़ी से जो सुगबुगाहट हुई थी, पुलिस ने ललकारा, तो पुलिस का दावा है कि वहां से गोली चलने लगी झोपड़ी के भीतर से। इसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई
और जब पुलिस ने गोलियां चलाई, दोनों ओर से गोली चलती रही। जब गोलीबारी खत्म हुई तो रामाशीष कोइरी उर्फ दादा अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला के साथ मारा जा चुका था। मतलब एक अपराध कथा, बहुत लंबी अपराध कथा का अंत हुआ था। मोहन बिन गिरोह के उत्तराधिकारी का अंत हुआ था और रोहतास के सबसे बड़े दस्यु सम्राट का अंत हुआ था। छांगू दुसाद के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मार दिया गया था और कहा यह गया कि इस गोलीबारी में, जब गोलीबारी चल रही थी तो झोपड़ी के पीछे से रामाशीष कोइरी उर्फ दादा के कई साथी भाग निकलने में भी कामयाब हुए हैं। मतलब वहां सिर्फ ये 4 लोग ही नहीं थे। लेकिन देखिए, आज अखबार की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस के दावे में झोल था। और झोल कैसे था? जब आज अखबार के रिपोर्टर वहां घटना स्थल पर गए, उन्होंने उस झोपड़ी को देखा जहां गोलियां चलने की बात, मुठभेड़ की बात कही जा रही थी। तो वहां ऐसी कोई निशानदेही नहीं मिली जो यह प्रमाणित करती हो कि वहां दोनों ओर से गोलियां चली हैं। झोपड़ी, यदि पुलिस ने वहां गोलियां चलाई तो निशान तो दिखता। ग्रामीण कह रहे थे कि गोलियां चली हैं, ग्रामीण कह रहे थे कि पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की ओर से कोई गोली चली उस झोपड़ी के भीतर से, यह बात प्रमाणित नहीं हुई। और यह रिपोर्ट में बात कही गई कि यदि दूसरे साथी भाग सकते थे तो यह भी भाग सकता था। फिर झोपड़ी, इतनी गोलीबारी हुई तो वहां आग लग सकती थी। और इससे भी बड़ी बात यह कि जो ये चारों मारे गए थे, रामाशीष कोइरी उर्फ दादा, त्रिवेणी कहार, गौरी कहार और भोला, शवों की लाश में जो गोलियों के निशान देखे गए थे वह सीने के इर्द गिर्द थे, जो इस बात पर संदेह पैदा करते थे कि दूर से इनकाउंटर हुई है। कहने को यह बात भी कही जाती रही, देखी जो हमने शुरुआत में बात कही थी कि वह पहाड़ से नीचे क्यों आया। एक बात यह कही गई कि वह किसी भूमि विवाद की पंचायत करने को आया था, जैसा छांगू दुसाद मामले में भी कहा गया था। दूसरी बात पुलिस की ओर से यह कही गई कि वह किसी नरसंहार को अंजाम देने यहां पहुंचा था। खैर, जो होना था वो हो गया। रामाशीष कोइरी उर्फ दादा का अंत हुआ और यह सुकून की खबर थी। जब इसकी लाश सासाराम पहुंचाई गई 9 जुलाई को, तो फिर लोगों के सामने, देखिए, लोगों के भीतर खौफ को खत्म करना भी आवश्यक होता है। पुलिस की एक ड्यूटी होती है। पुलिस को दिखाना होता है कि हाँ, हम खौफ खत्म कर रहे हैं, आपके लिए शांति बहाल कर रहे हैं। तो ये कहानियां हम आपको इसलिए भी सुनाते हैं कि जो मौजूदा पुलिस पदाधिकारी हैं वे समझें। हम इसलिए भी सुनाते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देना कितना गलत होता है। हमने पिछले एपिसोड में आपको यह बताया था कि किस तरीके से रोहतास के दस्यु सम्राटों को, नेताओं का संरक्षण मिलता था। खैर, तो सासाराम में जब लाश लाई गई तो रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की लाश को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को बधाइयां दी। छांगू दुसाद की लाश भी जब लाई गई थी, स्टेडियम में रखा गया था, तो 40,000 से अधिक लोग सासाराम में उस लाश को देखने आए थे। लेकिन हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट करती है जो यह बताती है कि लाश देखने आए लोगों में एक विधायक जी भी थे और विधायक जी जब रामाशीष कोइरी उर्फ दादा की लाश देखे तो रोने लगे थे और यह देखकर वहां कई लोगों ने चुटकियां भी ली थी। इस खबर को हिंदुस्तान अखबार ने कैमूर के साए से निकलना ही दादा का काल हो गया शीर्षक से छापा था 11 जुलाई 1987 के अंक में। तब आपको पता है कि संचार के इतने साधन नहीं थे, जिसके कारण खबरें देर से आती थी और कई दिनों के बाद भी प्रकाशित होती थी, लोगों को मालूम होता था। तो आज हमने आपको रामाशीष कोइरी उर्फ दादा के अंत की कहानी सुनाई है। वह पुलिस की गोली से मारा गया या अपने ही साथियों की चाल का शिकार बन गया,
इस पर बहस जारी रहेगी। कल भी बहस जारी थी, 1987 में भी। आज भी लोग दावे करते हैं कि उसे अपने ही गिरोह के लोगों ने फांस लिया और फिर वह पुलिस का शिकार बन गया। तो आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। एक और बात कि आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को बिना आपसे अनुमति प्राप्त किए हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। यदि किसी कहानी विशेष को बताने के लिए कह रहे हैं तो आप यदि उस घटना की तारीख और साल को जानते हैं तो ज़रूर बताएं। हमें उस घटना पर काम करने में, जानकारियाँ जुटाने में आसानी होगी, रिसर्च टीम को भी मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ।